दोस्तों, अयोध्या के इस पूरे इतिहास के विवरण के बारे में हमने पहले पार्ट में 1886 तक के पूरे इतिहास के बारे में आपको बताया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो एक बार पहले वह वीडियो जरूर देखें। अब कहानी सीधा पहुंचती है साल 1934 में। अब सवाल ये उठता है कि 1886 से 1934 तक क्या हुआ। तो आपको बता दें कि इस दौरान कई दस्तावेजों ने यह दावा किया कि अयोध्या में कई मंदिरों को तोड़ा गया और उस पर मस्जिदों का निर्माण हुआ। उनमें से एक राम मंदिर भी था। साल 1934 में अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे हुए। लोगों ने बाबरी मस्जिद की दीवार को ढहा दिया, लेकिन मस्जिद के टूटे हुए हिस्से को अंग्रेजों ने फिर से ठीक करवा दिया। फिर साल आता है 1947, जब देश आजाद हुआ। बंटवारे का जख्म अभी ताजा था और हिंदू व मुसलमानों के बीच नफरत इस समय पक्के तौर पर थी। आजादी के बाद राम मंदिर की मांग जोर पकड़ती है। दिसंबर 1949 में अयोध्या में 9 दिनों के रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया जाता है। इसी बीच 22 दिसंबर की रात मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिलती हैं। आरोप हिंदुओं पर लगता है। कहा गया कि उन्होंने मूर्तियों को विवादित स्थान पर रखा। 23 दिसंबर की सुबह मस्जिद में रामलला की पूजा शुरू हो जाती है। हिंदू वहां पूजा और दर्शन करने पहुंचते हैं तो मुस्लिम वहां विरोध करने पहुंचते हैं। मामला फिर कोर्ट में पहुंचता है। ये वो समय था जब देश में संविधान लागू नहीं हुआ था। इस दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बयान दिया और कहा कि जो हुआ वह गलत हुआ। और उसके बाद नेहरू के नायर को खत लिखते हैं। वो मस्जिद से मूर्ति हटाने और पहले जैसी यथास्थिति बनाने का आदेश देते हैं। के नायर इस आदेश को नकार देते हैं। अपने खत में वो नेहरू को जवाब देते हुए लिखते हैं कि यहां स्थिति गंभीर है, दंगे या हिंसा हो सकती है। नायर के खत को पढ़ने के बाद नेहरू फिर एक खत लिखते हैं। यह चिट्ठी नायर के पास 27 दिसंबर 1949 को आती है। नेहरू लिखते हैं, आदेश का पालन किया जाए और यथास्थिति बनाई जाए। इसके जवाब में नायर ने नेहरू को खत लिखकर सुझाव दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस मामले को अदालत को दे दिया जाए और जब तक अदालत का फैसला नहीं आता तब तक मस्जिद में रखी गई मूर्ति के वहां एक जालीनुमा गेट लगा दी जाए। फिर नेहरू ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा। 29 दिसंबर 1949 को कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को पहली बार विवादित स्थल घोषित किया। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद के बाहर ताला लग गया। 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद सिविल केस फाइल करते हैं। वो कोर्ट से मांग करते हैं कि हिंदुओं को पूजा की अनुमति दी जाए, तो कोर्ट ने उन्हें बाहर से ही पूजा करने की अनुमति दी। इसके बाद अगले 20-25 साल तक कोर्ट में केस चलता रहा। अब साल आ गया 1980। भाजपा जनसंघ से अलग हो गई थी। भाजपा ने खुलकर हिंदू संगठनों और राम मंदिर का समर्थन किया। हिंदू संगठन एक्टिव हो जाते हैं। मांग उठती है कि बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण किया जाए। तो साल 1984 में धर्म संसद का दिल्ली में आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद नेता अशोक सिंघल ने रथ यात्रा निकालने की बात कही, लेकिन इसके 6 महीने बाद ही इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। रथ यात्रा को टाल दिया गया। इंदिरा की हत्या के बाद राजीव गांधी कमान संभालते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं। अब राजीव के लिए 2 अहम चुनौतियां थीं। पहली कि राम मंदिर के मुद्दे पर क्या रुख होना चाहिए और दूसरा कि हिंदू संगठनों की लामबंदी पर कंट्रोल कैसे किया जाए। हालांकि इस समय देश में एक घटना घटती है जिसने मंदिर आंदोलन की आग में घी का काम किया। दरअसल इंदौर की रहने वाली शाहबानो के केस में राजीव गांधी ने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। हालांकि राजीव गांधी ये जानते थे कि उन्हें इस फैसले को बैलेंस करना होगा। इसके बाद राजीव गांधी ने उस समय यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह पर दबाव डाला कि बाबरी मस्जिद के ताले को खोल दिया जाए। और इसके कुछ ही दिन बाद 1986 में फैजाबाद की अदालत ने भी बाबरी मस्जिद के ताले को खोलने का आदेश दिया और मंदिर में पूजा करने की भी इजाजत दे दी। नवंबर को विहिप ने विवादित स्थल के पास राम मंदिर की नींव रख दी और मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज कर दिया। अब साल 1989 जो चुनावी साल था, वोट बैंक की राजनीति जोरों पर थी। भाजपा ने वीपी सिंह को समर्थन दिया, जिससे वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने की घोषणा करते हैं, जिसे 30 अक्टूबर 1990 तक अयोध्या पहुंचना था। नरेंद्र मोदी, जो कि उस समय गुजरात में रथ यात्रा के प्रभारी थे, 23 अक्टूबर को आडवाणी की रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर पहुंचती है।
वीपी सिंह के आदेश पर तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रथ यात्रा को रुकवा दिया। आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की यह जानकारी दिल्ली पहुंची तो अटल बिहारी वाजपेयी ने वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस खींच लिया, जिससे केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिर गई। किंतु आडवाणी के गिरफ्तारी के बाद भी हजारों संख्या में राम भक्त पुलिस के रोकने के बाद भी अयोध्या में प्रवेश करते हैं और बाबरी मस्जिद पर हिंदू ध्वज फहरा दिया। अयोध्या में हालात हिंसक बन जाते हैं। तभी लखनऊ से अयोध्या के पुलिस अधिकारियों को एक फोन आता है। ये फोन था यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का। उन्होंने कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया तो पुलिस ने आदेश का पालन किया और गोलियां चला दी। इसके बाद 2 नवंबर 1990 को फिर ऐसी ही घटना होती है, जिसमें मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या पहुंचे सभी राम भक्तों पर गोली चलवा दी और कहा जाता है कि उसे दिन सरयू का तट हिंदुओं के खून से लाल हो गया। अयोध्या के लिए एक बार फिर सभी राम भगत ऐलान करते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा दिवस मनाया जाएगा। देश भर से हिंदुओं को एक बार फिर अयोध्या आने को कहा जाता है। कहते हैं कि 6 दिसंबर की प्लानिंग काफी समय पहले हो चुकी थी। दिसंबर 1992 को अयोध्या में लगभग 2 लाख कार सेवक पहुंच चुके थे। ये कार सेवक मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं। भीड़ इतनी थी कि सुरक्षा बल भी कुछ नहीं कर सके, तो इन राम भक्तों द्वारा पहला गुंबद 2 बजे तक और दूसरा गुंबद 3:30 बजे तक व तीसरा गुंबद 5 बजे तक गिरा दिया जाता है। वहां रामलल्ला के लिए एक छोटे मंदिर को तैयार किया जाता है। जब मस्जिद गिरी तो कई नेता वहां मंच पर मौजूद थे और इन नेताओं पर अब भी केस चल रहा है जो कोर्ट में लंबित है। 6 दिसंबर की शाम 6 बजे तक यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। कल्याण सिंह का इस्तीफा पहले से तैयार था, वो इस्तीफा दे देते हैं। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद अगले कुछ समय तक मामला शांत रहता है। फिर साल 2002 में यूपी चुनाव के लिए भाजपा ने घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन राम मंदिर निर्माण का मुद्दा इसमें नहीं था। तो विश्व हिंदू परिषद ने फिर आह्वान किया कि कार सेवक और राम भगत अयोध्या में एकजुट हों, लेकिन प्रशासन हस्तक्षेप करती है। इसी दौरान कार सेवक जब लौट रहे थे तो गोधरा की एक ट्रेन में आग लगा दी जाती है, जिसमें बाद कई कार सेवक व अन्य लोग जलकर मर जाते हैं। परिणाम स्वरूप गुजरात में भीषण दंगे होते हैं। देश में माहौल खराब हो चुका था। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा। अप्रैल 2003 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की 3 जजों की बेंच विवादित स्थल के मालिकाना हक की कार्रवाई शुरू करती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को वैज्ञानिक सबूत जुटाने का काम दिया जाता है। ASI विवादित स्थान पर खुदाई करती है। खुदाई 6 महीने तक चलती है। अगस्त 2003 में ASI रिपोर्ट पेश करती है। रिपोर्ट में ASI ने बताया कि खुदाई में 10-12 सेंचुरी के बीच के हिंदू मंदिरों के अवशेष मिले हैं। पिलर, ईंटें, शिलालेख और अन्य चीजें मिली हैं। पहली बार विवादित स्थल से जुड़े वैज्ञानिक सबूत मिलते हैं। मामला कोर्ट में चलता रहता है। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनोखा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2.77 एकड़ वाली विवादित भूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। इसमें 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़ा, 1/3 हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास और बाकी 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। इस फैसले से तीनों ही नाखुश थे। साल 2011 पहली बार तीनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जनवरी 2019 में अयोध्या केस की सुनवाई के लिए 5 जजों की संवैधानिक पीठ बनाई गई। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले ने राम मंदिर के 492 साल पुराने संघर्ष पर विराम लगा दिया। बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला लिया और ASI की साइंटिफिक रिपोर्ट का हवाला दिया तथा 2.77 एकड़ की पूरी जमीन जो विवादित थी वह रामलल्ला विराजमान को दे दी गई। सरकार को आदेश हुआ कि राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बने। सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में किसी और स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश हुआ। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचते हैं। राम जन्मभूमि का पूजन और शिलान्यास करते हैं। अंत में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।